नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। शुरुआत के 4 लेक्चर्स में हमने अर्थव्यवस्था का परिचय देखा था, अर्थव्यवस्था के अलग-अलग प्रकार देखे थे, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और आज से हम अगले अपने इकोनॉमी का सेक्शन जिसमें बैंकिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम बैंक क्या होते हैं उसको समझेंगे, बैंकिंग क्या होती है उसको समझेंगे, बैंकिंग प्रणाली का इतिहास समझेंगे कि कैसे हमारे देश में जो बैंक है वो अंग्रेज़ों के टाइम से ही बनते चले आ रहे हैं और फिर आज़ाद भारत में किस तरीके से बैंकों का विकास हुआ। फिर इसके बाद हम बैंकों के प्रकार के बारे में देखेंगे, अलग-अलग प्रकार की जो बैंकिंग होती है जिसमें आपने कमर्शियल बैंकिंग सुना होगा, प्राइवेट कमर्शियल बैंकिंग के बाद आपने कियोस्क बैंकिंग सुना होगा, तो इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है उसको समझेंगे। और फिर हम लास्ट में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और इसमें आरबीआई की कैसे एक केंद्रीय भूमिका होती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आखिरकार बैंक्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बैंक आखिरकार होती क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसका काम क्या होता है? धन को जमा करना अपने पास और फिर उसी धन को दूसरे लोगों को जिनको ज़रूरत है पैसे की उनको ऋण देना। यानी कि बैंक का क्या काम है कि वो ज़्यादा पैसे वाले से पैसा लेती है और फिर जो ज़रूरतमंद होते हैं उसको पैसा देती है। तो क्या होता है, जिसका पैसा बैंक जमा करती है उसको ब्याज देती है और फिर जिसको बैंक जिस ज़रूरतमंद को बैंक पैसा देती है, जिसको ऋण देती है, उससे वो ब्याज लेती है। तो इन दोनों ब्याज में थोड़ा-सा अंतर होता है और वही बैंक का लाभ होता है और इस तरीके से बैंक काम करती है। तो बैंक क्या है? एक संस्था है जो धन जमा भी करती है और ऋण भी देती है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे बैंक पैसा ले लेती है और जो ज़रूरतमंद है उनको वो पैसा दे देती है ताकि वो अपने काम कर सकें और उससे अंततः जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बेहतर तरीके से चल सके। बैंक से ही संबंधित शब्द है बैंकिंग। तो बैंकों की जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां होती है उन सबको हम बैंकिंग कहते हैं। उसमें धन जमा करना, ऋण देना, इसके अलावा बैंक जो अलग-अलग सर्विसेज देते हैं वो सारे के सारे सर्विसेज बैंकिंग में आ जाएंगी, है ना? तो ये बैंक और बैंकिंग हमने समझा। अब हम ज़रा अपने देश में बैंकिंग प्रणाली के इतिहास के बारे में बात करेंगे। पहले ही मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम इस पूरे बैंकिंग व्यवस्था को एक ही सेशन में नहीं समझेंगे, छोटे-छोटे टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ज़रा बात करते हैं अपने देश में बैंकिंग प्रणाली के इतिहास के बारे में। हमारा देश भले ही 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे देश में चली आ रही थी। अब अगर प्रशासन की ही बात कर लें, तो प्रशासन जो है वर्तमान स्वरूप में मतलब जिस तरीके से भी हम प्रशासन को देखते हैं, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश काल के जो प्रशासन की व्यवस्था थी, उससे प्रेरित है। हमने ब्रिटिश काल के अधिनियम से अपने देश में संविधान में बहुत सारी चीज़ें शामिल की है। तो क्या है कि हमारा जो इतिहास रहता है, वो हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करता है और सेम बात हमें बैंकिंग प्रणाली में भी लागू देखने को मिलती है। दरअसल जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे कंट्रोल किया तो अंग्रेज़ बहुत तरीके की गतिविधियाँ करते थे और उन सारी गतिविधियों के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए कई सारे बैंकों की स्थापना अपने काल में ही की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1806 में कलकत्ता में एक बैंक की स्थापना हुई, फिर 1840 में बम्बई में एक बैंक की स्थापना हुई, 1843 में मद्रास में एक बैंक की स्थापना हुई और फिर 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था और उसके लिए यंग हिल्टन आयोग को स्थापित भी किया गया था। तो इसे यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 में अब देखें तो एक आरबीआई एक्ट पारित होता है और फिर 1935 के अधिनियम के माध्यम से आरबीआई की स्थापना होती है। अब आरबीआई जब स्थापित हुआ था तो ये पहले पूर्ण सरकारी बैंक नहीं था जैसा कि अभी हमें देखने को मिलता है। पहले ये एक संयुक्त स्वामित्व वाली संस्था थी। यानी कि इसमें सरकार का भी अपना स्टेक था और जो निजी क्षेत्र है उसका भी अपना स्टेक था। तो दोनों मिलकर आरबीआई को चलाते थे। लेकिन बाद में 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और उसके बाद से आरबीआई जो है वो एक अब पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली संस्था बन गई है। आरबीआई के पहले गवर्नर के तौर पे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इनका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, वनडेज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। फिर 1955 में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि एक एसबीआई एक्ट पारित होता है और फिर जो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था
3 अलग-अलग बैंकों को मिला के आपको ध्यान में रखना है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों को मिला के 1921 में जो इम्पीरियल बैंक बना था, इसी इम्पीरियल बैंक को एसबीआई एक्ट के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास गुलामी के समय से ही शुरू होता है और फिर आज़ाद भारत तक भी हम कई तरीके के इसमें इसमें विकास देखते हैं, इसमें डेवलपमेंट देखते हैं। वर्तमान में अगर हम दोस्तों अपने देश में बैंकों की बात करें, तो वर्तमान में 2 तरीके के बैंक हमें अपने देश में देखने को मिलते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक कैसे बैंक होते हैं? जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% कम से कम हो, तो ऐसे बैंकों को हम सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक कहते हैं। अभी आगे जब हम बैंकों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे देश में वर्तमान में कुल 12 ऐसे बैंक हैं, जिनमें सरकार का स्वामित्व 51% या उससे ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले आपको एसबीआई देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और भी कई सारे बैंक्स हैं। निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो अभी हमारे देश में 20 से ज़्यादा है, जिसमें आपको एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है। ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो निजी क्षेत्र के बैंक हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, मैं आपको घबराना नहीं है, आगे में जब मैं बैंकों के प्रकार डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे बहुत डिटेल में आपको समझाऊँगा। तो ये वर्तमान समय में बैंकों की स्थिति हमारे देश में है। अब हमारे देश में जब बहुत सारे बैंक्स थे, शुरुआत में भी बहुत सारे बैंक्स थे, तो उनमें से कुछ बैंक्स ऐसे थे जिनमें कई प्रकार की समस्या पैदा हो गई थी। चाहे वो समस्या प्रशासनिक हो, चाहे वो समस्या आर्थिक हो या वित्तीय हो, बहुत तरीके की समस्याएँ पैदा हो गई थी। तो इससे एक डिसीजन ये लिया गया बाद में कि बैंकों का विलय कर दिया जाए। बैंकों का विलय क्यों कर दिया जाए? इसके पीछे का कारण जो था कि हमारा उद्देश्य ये था कि हम बड़े बैंक और एक मजबूत बैंक बनाएँ। यानी कि ऐसे बैंक बनाएँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं को उपलब्ध करवा सके और ना केवल हमारे देश के अंदर बल्कि विदेशों के स्तर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सके और भारत की बैंकिंग व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद बैंकों का विलय हमने इसलिए भी किया क्योंकि बैंकों में एनपीए की समस्या थी। एनपीए क्या होता है? जब हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि बैंकों ने जो अपना लोन दिया था, जो ऋण दिया था, अगर वो ऋण उनको वापस नहीं मिलता है तो हम उसको एनपीए कह देते हैं। सामान्य शब्दों में आपको बस इतना ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद बैंकों का मैनेजमेंट बहुत खराब था, तो उनके मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए भी बैंकों का विलय ज़रूरी हो गया था। इसलिए 2020 में आप देखें तो जो 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, उनका विलय करके उनको केवल 4 बैंक में बदल दिया गया। इसके अलावा 2017 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें भी भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया। तो इस तरीके से कई बार बैंकों का विलय हमारे देश में किया गया है और इसका लाभ भी हमें देखने को मिला है। क्योंकि जब भी बैंकों का विलय होता है तो बैंकों का जो पूंजी आधार है, यानी कि बैंकों के जितने ग्राहक हैं, उनके ग्राहक की संख्या में वृद्धि होती है, तो बैंकों के पास आने वाली पूंजी में भी वृद्धि होती है। तो बैंकों का पूंजी आधार बड़ा होता है। इसके अलावा जब बैंकों का विलय होता है तो उनका प्रबंधन मजबूत होता है, तो मजबूत प्रबंधन होने से जो परिचालन लागत है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसमें कमी आती है। फिर उसके बाद उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन हो पाता है। बैंकों के पास जब पूंजी आधार बड़ा हो जाता है तो फिर उनके ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। बैंकों की ग्राहक सेवा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जब बैंक अपने में मजबूती लाते हैं तो फिर जो हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था है उसमें भी जो लोगों का विश्वास है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो बैंकों का विलय फिर हमारे देश में कई बार किया गया है और इसके क्या कारण है, इसके क्या लाभ हैं, आपने समझा होगा। अब बैंकों के विलय से हट के एक और चीज़ होती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब क्या होता है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब कि इसको किसी भी बैंक को सीधे-सीधे सरकार के स्वामित्व में ला देना। इसको कहते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। तो हमारे देश में 2 बार मुख्यतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। एक बार 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ थी। इसके बाद फिर 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी न्यूनतम पूंजी जो थी वो 200 करोड़ थी। तो हमारे देश में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है मैंने आपको समझाया। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से हमारे देश में बैंक्स हैं, अभी वर्तमान में कैसे बैंक्स हैं, बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है और बैंकों का विलय क्यों हुआ है, राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ है। अब हमारे देश में अगर हम बैंकों को देखें तो इन सभी प्रकार के बैंकों को हम अलग-अलग प्रकार के बैंकों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बैंकों के जो अलग-अलग प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं और उनके उद्देश्यों के आधार पर हम उनका ये वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहला जो बैंक है वो है आपका कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक। अगर इसके नाम पे आप ध्यान दें तो इसका नाम में ही कॉमर्स है, वाणिज्य है। ज़ाहिर सी बात है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ये
जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे जमा स्वीकार करेंगे और जो ज़रूरतमंद है उनको ही ऋण देंगे। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। और इसके इसके बारे में आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है? कमर्शियल बैंक में आपको अलग-अलग प्रकार के बैंक्स देखने को मिल जाएँगे। पब्लिक सेक्टर के बैंक भी कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं वो भी कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो भी कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट बैंक्स हो, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक हो सकते हैं क्योंकि आप इन सारे बैंकों को देखेंगे तो ये क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं, ठीक है? तो ये पहला हमारा था कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जमा स्वीकार करना और ज़रूरतमंदों को ऋण प्रदान करना। दूसरा जो हमारा बैंक है वो है सार्वजनिक बैंक। अब इसमें मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक के अलग-अलग प्रकार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर लघु वित्त बैंक है, पेमेंट बैंक्स हैं। तो अगला जो हमारा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि एक प्रकार का कमर्शियल बैंक ही हो सकता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि उसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है? वर्तमान में हमारे देश में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं? तो वो 12 हैं जिसके बारे में अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसमें एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये सारे बैंक्स हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चूँकि ये सरकार के स्वामित्व में होते हैं, तो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है वित्तीय समावेशन करना। सरकार का क्या काम होता है? आर्थिक विकास करना। सरकार का काम होता है कि जिन क्षेत्रों को ऋण बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना, तो प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देना। तो सरकार के उद्देश्यों के साथ ये जो बैंक है, इसका उद्देश्य भी जुड़ा रहता है और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आर्थिक विकास के लिए ये पैसे देते हैं, वित्तीय समावेशन पर जोर देते हैं, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है? इसके बिल्कुल उल्टा होता है निजी क्षेत्र का बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इनका क्या काम है? तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक का काम है सबसे पहले तो लाभ कमाना और इसके अलावा ये अलग-अलग प्रकार के जो बैंकिंग सेवाएँ देते हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें जो स्वामित्व और नियंत्रण होता है, ये निजी क्षेत्र के पास होता है। इसमें सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं होती, ठीक है? निजी क्षेत्र के बैंकों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एचडीएफसी मिल जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक मिल जाएगा, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडसइंड बैंक है। ये सारे जो बैंक्स हैं ये निजी क्षेत्र के बैंक हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, ठीक है? इनका काम वित्तीय समावेशन या सामाजिक कल्याण नहीं होता बल्कि लाभ कमाना होता है। फिर अगला जो बैंक है वो है आपका विदेशी बैंक। विदेशी बैंक क्या होता है? विदेशी बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर भारत से बाहर होता है। लेकिन ये अपना काम कहाँ पे करते हैं, अपना व्यवसाय कहाँ पे करते हैं? तो ये भारत में अपना व्यवसाय करते हैं, ठीक है? तो हम इनको क्या बोलते हैं? विदेशी बैंक बोलते हैं। आरबीआई भी भारत में इनके संचालन को विनियमित करता है। ऐसा क्यों करता है? मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी विदेशी बैंक भारत में पैसा लेके आता है, ठीक है? इस पैसे को वो भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करता है और अगर वो चाहे तो अचानक से अगर इस पैसे को निकाल पाए तो वो निकाल के चला जाएगा। जब भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था से इस विदेशी बैंकों को कम लाभ होगा, तो वो अपना सारा का सारा जो पैसा है वो निकाल के बाहर चला जाना चाहेगा। ऐसे में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पे और ज़्यादा आप देखें तो नकारात्मक असर पड़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे और ज़्यादा चोट लगेगी। तो विदेशी बैंक ऐसा ना कर सके, अपने मनमर्ज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा ना ला सके और ना ही अपनी मनमर्ज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर लेके जा सके। ऐसा वो ना कर पाएँ इसलिए आरबीआई इनके संचालन को रेगुलेट करता है। तो आई होप आपने समझा होगा। फिर विदेशी बैंक के कई सारे उदाहरण हमें अपने देश में देखने को मिलते हैं। हांगकांग का एचएसबीसी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, फिर इसके बाद दूश बैंक है। ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं ये विदेशी बैंक की श्रेणी में आते हैं और भारत में इन्हें जो है वो शाखा के तौर पे चलाने की अनुमति होती है, ठीक है? तो ये विदेशी बैंक थे। अगला जो हमारा बैंक है वो है हमारा रीजनल रूरल बैंक, इसको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा कि ये रूरल क्षेत्रों में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाला बैंक है। अब गांधी जी हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देते थे। गांधी जी समाज के हर आयामों में गाँव को प्राथमिकता देते थे। तो चूँकि ये जो बैंक है इसका कार्यक्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है, इस वजह से ये गांधी जी के दर्शन से जुड़ जाता है। तो गांधी जी को ऑनर करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1975 से की गई थी क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है? इसलिए आपको ये डेट ध्यान में रखना है। तो जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट में आरआरबीज कहते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना।
क्योंकि आप अक्सर देखें कि जो ऋण लेने की प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत सारे दस्तावेज़ उसमें प्रस्तुत करने होते हैं और एक गाँव के लोगों के पास इतने सारे दस्तावेज़ होना और गाँव के लोगों के पास इतनी ज़्यादा वित्तीय साक्षरता होना हमारे देश में अभी उतना संभव नहीं हो पाया है। तो गाँव के लोग वित्तीय रूप से साक्षर उतने ज़्यादा नहीं हैं कि इतने सारे जटिल प्रक्रिया को पास करके वो कमर्शियल बैंक से लोन ले सकें। तो इसीलिए ग्रामीण ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 से रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत की थी। तो ये जो बैंक्स होते हैं इनका विशेष ध्यान होता है छोटे और सीमांत किसान के ऊपर, कृषि श्रमिक के ऊपर, जो छोटे उद्यमी होते हैं उनको ये ऋण देते हैं, गाँव में जो कारीगर हैं उनको भी ये ऋण देते हैं। तो जो रीजनल रूरल बैंक्स है इनकी जो संरचना होती है ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दरअसल इस रीजनल रूरल बैंक में 3 लोगों की हिस्सेदारी होती है। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, इनकी हिस्सेदारी होती है लगभग 50%। फिर इसके बाद राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है। इनका इसमें हिस्सेदारी जो है वो 15% है और फिर एक बैंक होता है जो अपनी मतलब इस पूरे आरआरबी की 35% पूंजी को आप देखें तो फंडिंग करता है, ठीक है? तो स्पॉन्सर्ड बैंक जो होते हैं, प्रायोजक बैंक जो होते हैं, उनकी हिस्सेदारी इसमें 15% होती है। इस तरीके से अगर हम आरआरबी की संरचना की बात करें तो आरआरबी में जो है 3 प्रकार के स्टेक होल्डर होते हैं, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें 50% होती है, स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें 15% होती है और जो प्रायोजक बैंक होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक जिसको हम कहते हैं, उसकी हिस्सेदारी इसमें 35% होती है। तो अगर आरआरबी के पास ₹100 है तो ₹100 में से ₹50 केंद्र सरकार देगी, ₹15 राज्य सरकार देगी और ₹35 वो प्रायोजक बैंक देगा। ठीक है? तो इस तरीके से आरआरबी काम करता है। अब आरआरबी जो है, इसका जो पर्यवेक्षण है और इसका जो रेगुलेशन है, वो नाबार्ड और आरबीआई ये दोनों मिल के करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो हमारा बैंक है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको 2014 से शुरू किया गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे व्यवसायों के लिए, छोटे किसानों के लिए और जो कम आय वाले वर्ग हैं उन लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्मॉल फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे ये ऋण प्रदान करते हैं जो ऐसे लोग जो कि छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, जिनकी आय कम है, उन लोगों को। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये पूर्ण बैंक होते हैं, ये जमा भी स्वीकार करते हैं और ऋण भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये सारे जो बैंक्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब ये छोटे क्षेत्रों में काम करते हैं और मुख्य रूप से ये छोटे किसानों को वित्तीय सेवाएं देते हैं, कम आय वाले वर्गों को भी वित्तीय सेवाएं देते हैं। अगला जो है वो है पेमेंट बैंक्स। इसको 2016 से शुरू किया गया था। अब पेमेंट बैंक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पे बस मैं आपको बैंकों के प्रकार के बारे में समझा रहा हूँ। तो हमारा जो डिस्कशन है वो इनके मुख्य उद्देश्य को समझना है। जो पेमेंट बैंक्स होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये छोटे जमा स्वीकार करते हैं, छोटे भुगतान और प्रेषण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये क्या करते हैं, जो जमा स्वीकार करवाते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है। इसमें ये एक सीमा से ज़्यादा जमा आपका स्वीकार नहीं कर सकते और इसकी एक खास विशेषता ये होती है कि ये बैंकों की तरह आपको ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये आपका एक प्रकार का पेमेंट बैंक है। फिर एयरटेल पेमेंट बैंक है। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक भी एक था। इसके लाइसेंस को अब चूंकि रद्द कर दिया गया है तो इसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली थी, जिसकी वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया। तो ये भी एक प्रकार का पेमेंट बैंक ही था। तो हमारे देश में डिजिटल और दूरस्थ बैंकिंग को बढ़ावा देने में इन पेमेंट बैंक्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। डिजिटल बैंकिंग मतलब डिजिटली लोग अपनी सेवाएं बैंकिंग सेवाएं इस्तेमाल कर सकें, दूर कहीं भी हैं फिर भी बैंकिंग सेवाओं को इस्तेमाल कर सकते। तो इन सारे उद्देश्यों के लिए पेमेंट बैंक्स को इस्तेमाल किया गया था, पेमेंट बैंक्स को शुरू किया गया था। अगला जो हमारा बैंक है वो है सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये सहकारी सिद्धांत पर आधारित होगा, कोऑपरेटिव के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी कि जो सहकारी बैंक का स्वामित्व होता है और इसका जो लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है वो इनके सदस्यों के द्वारा ही होता है। सहकारी बैंक में मान लीजिए कि 50 लोगों ने मिलकर एक सहकारी बैंक को खोल लिया, ठीक है? तो इसका जो स्वामित्व है ये पूरे के पूरे 50 लोगों के पास रहेगा। इसका जो कंट्रोल है वो पूरे के पूरे 50 लोगों के पास रहेगा। अब ये लोग चाहेंगे तो अपने में से किसी एक को, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको वित्तीय सेवाओं की ज़्यादा समझ है, बैंकिंग की ज़्यादा समझ है, तो उनको चुन सकते हैं, लेकिन इसमें जो स्वामित्व होता है वो उसके पूरे के पूरे सदस्यों का होता है। तो सहकारी बैंक दो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं और दूसरा होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। फिर ग्रामीण सहकारी संरचना में भी आपको 3 स्तर देखने को मिलेंगे। एक तो
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फिर उसमें उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और फिर सबसे निचले लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, या इसको हम पीएसीएस, पैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सहकारी बैंक के बारे में समझा। अगला जो हमारा बैंक है वो है आपका डेवलपमेंट बैंक या विकास बैंक। अगर आप इसके शब्द को देखें, इसके शब्द में क्या है, डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये मुख्यतः विकास को ध्यान में रखकर अपनी सेवाएं देते हैं। यानी कि अगर हमारे देश में किसी अवसंरचना का विकास करना हो, किसी उद्योग का विकास करना हो, कृषि आदि को ऋण चाहिए, तो इन सारे क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने की जो भूमिका है वो विकास बैंक की है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये दीर्घकालीन विकास वित्त उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि ऐसे वित्त उपलब्ध करवाते हैं जिससे दीर्घकालीन विकास हो सकता है। अवसंरचना बनेगी, स्कूल बनेंगे, रोड बनेंगे, तो ये लंबे समय तक चलेंगे, तो इससे विकास दीर्घकालीन होगा। समझ रहे हैं? तो डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। हमारे देश में कई तरीके के डेवलपमेंट बैंक्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बैंक्स हैं। जैसे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए हमारे देश में क्या है, नाबार्ड है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमारे देश में सिडबी है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म देखें तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। फिर उसके बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए, अवसंरचना के लिए पैसा उपलब्ध करवाने के लिए हमारे देश में NABFID है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए भी हमें एक अलग प्रकार का विकास बैंक देखने को मिलता है। तो ये जो है वो डेवलपमेंट बैंक्स है, जिसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद जो बैंक्स होते हैं उनकी एक और कैटेगरी होती है, और वो कैटेगरी इस आधार पर होती है कि वो आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं या नहीं है। तो अगर कोई बैंक आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में शामिल है तो उसमें आरबीआई, कहने का मतलब कि आरबीआई एक्ट जो 1934 का था, जिसके माध्यम से 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो इस आरबीआई एक्ट की अगर द्वितीय अनुसूची में कोई बैंक शामिल है तो हम उसको शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित बैंक बोलेंगे, और अगर कोई नहीं शामिल है तो उसको गैर अनुसूचित बैंक बैंक बोलेंगे, सॉरी। अब आरबीआई से बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं इनको मिलती है, ये आरबीआई से ऋण सुविधा भी प्राप्त करते हैं, और आरबीआई की कुछ शर्तें होती हैं जिन शर्तों का पालन इन शेड्यूल्ड बैंक को करना पड़ता है। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं ये आरबीआई के साथ जो इनके शर्तें होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती है, और भारत में अब देखें तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की संख्या अभी वर्तमान में बहुत कम है। ज़्यादातर बैंक जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं और आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, आरबीआई की शर्तों का पालन करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा बैंकों का प्रकार था। यहाँ पर टोटल हमने 9 या 10 प्रकार के बैंकों के बारे में बात करी, और इन सारे बैंकों का जो काम है वो अलग-अलग है, इन सारे बैंकों का जो उद्देश्य है वो अलग-अलग है, और ये अपने-अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो बैंकों के अलग-अलग प्रकार है वो समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सेशन है वो हम यहीं पे रोकते हैं। आगे के सेशन में हम अलग-अलग प्रकार के जो बैंकिंग होते हैं, उन अलग-अलग प्रकार के बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद एक और सेशन में हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में स्पेसिफिकली वहाँ पे विशेष तौर पे भारत में किस तरीके से बैंकिंग प्रणाली काम करती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।